हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिएशन का पार्ट 2, जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, हीट ट्रांसफर का। कि हीट कैसे ट्रांसफर की जा सकती है किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो हमने पढ़ा था कि कंडक्शन एक मेथड होता है, एक मेथड होता है रेडिएशन। कन्वेक्शन जो होता है आप अपनी हायर क्लासेस में इंजीनियरिंग में जब जाएंगे तो हीट ट्रांसफर पूरा सब्जेक्ट आता है, वहां पे पढ़ लेंगे। तो रेडिएशन जो है इसका हमने अभी तक जो पार्ट पढ़ा था वो बेसिक बातें थी, बेसिक चर्चा थी कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, उतनी अच्छी एब्जॉर्बर होती है, उतनी अच्छी क्या करती है, रेडिएट करते हैं। रिफ्लेक्ट नहीं करती है, रेडिएट करती है, खुद का टेम्परेचर इंक्रीज करके रेडिएट करती है। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम एक बार डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, क्योंकि यहां से और कंडक्शन से, इन दोनों से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो अपना फर्स्ट लेक्चर था वहां से और जो लास्ट लेक्चर है वहां से, बीच वाला लेक्चर इन दोनों को ब्रिज करने के लिए था कि यहां से इंफॉर्मेशन यहां की इंफॉर्मेशन को कैसे लिंक करती है। ठीक, तो सबसे पहले ये क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग लेक्चर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेम दिखाई देंगी, बहुत सारी चीजों की वैल्यू न्यूमेरिक सेम होगी लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होंगे, इसलिए हम थोड़ा ठीक से फोकस करना पड़ेगा चीजों पे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि इमिसिव पावर। ठीक है, इमिसिव पावर क्या होती है। तो इमिसिव पावर की अगर मैं बात करूं तो जैसे अपन ने एब्जॉर्प्शन पावर पढ़ी थी, तीन चीजें याद करो, मैंने बताई थी कि कोई बॉडी है उस पे अगर इंसिडेंट कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुआ QI, तो देखो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा QR, कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा QA और कुछ उसमें से निकल जाएगा QT। ठीक है, और ये बताई थी मैंने कि जो ये रेडिएशन जा रहे हैं इनकी वैल्यू बताई थी कि ये रेडिएटिंग पावर होती है, ये एब्जॉर्प्शन पावर होती है और ये ट्रांसमिटेड पावर होती है। अब हो गई एक अपने पास में इमिसिव पावर। अब इमिसिव पावर क्या होती है भाई? इमिसिव पावर को हम बोलते हैं कि हीट पर यूनिट एरिया से पर यूनिट सेकंड में कितनी निकल रही है, उसे हम बोलते हैं इमिसिव पावर। ई से डिनोट करते हैं, तो ई से डिनोट कर देता हूं इसको मैं। ई इज इक्वल्स टू हो गया हीट एक्सपोज, हीट जो निकल रही है पर यूनिट एरिया से पर यूनिट सेकंड में, उसे हम बोलते हैं इमिसिव पावर। ठीक है, ये तो हो गई इमिसिव पावर की बात। अब अगर मैं बात करूं एक और ऐसी टर्म, मैंने बोला कंफ्यूजिंग होने वाला सब कुछ, इमिसिव पावर है। अब ऐसी एक और टर्म होती है जिसका नाम आपने सुना होगा इमिसिविटी। कि इमिसिविटी क्या होती है? ठीक है, ये इमिसिविटी। तो इमिसिविटी जो होती है उसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है कि इमिसिव पावर ऑफ एनी नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, और ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर क्या होती है? ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर क्या होती है वो हम आपको बताएंगे जब हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इमिसिविटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कितनी अच्छी रेडिएशंस वापस रेडिएट कर सकता है। यही मतलब हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में, ईबी के रिस्पेक्ट में ये कितने अच्छे से चीजों को रेडिएट कर सकता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूं, तो वेव को ही रेडिएट करेगा, चीजों को रेडिएट नहीं करेगा। ठीक, तो ये हो गई इमिसिविटी, ये होगी इमिसिव पावर। ठीक, दो चीजें हमें समझ में आ गई। एक बार फिर से फोकस करते हैं। हमने पढ़ा गया कि इमिसिव पावर, हमने ध्यान लगाया कि इमिसिव पावर को ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। वो होती है एनर्जी रेडिएट जो होती है पर यूनिट एरिया से पर यूनिट सेकंड में, है ना। यूनिट एरिया से एक सेकंड में निकलने वाली जो एनर्जी है, रिलीज होने वाली एनर्जी, उसे हम बोलते हैं इमिसिव पावर। ठीक है, उसके बाद इमिसिविटी पे आए तो इमिसिविटी क्या होती है? कंपैरिजन है दो टाइप की इमिसिव पावर का, कि ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के कंपैरिजन में कोई नॉर्मल बॉडी कैसे, किस तरह से रेडिएट करती है या एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ ने क्या बोला? ये बहुत मतलब ये समझो कि बहुत फेमस साइंटिस्ट है 12वीं क्लास वाले बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि इन्होंने 12वीं क्लास में जो आप पढ़ते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, ये सब चीजें है ना। तो किरचॉफ ने बोला कि भाई जो जितने अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो उतने अच्छे एमिटर भी होते हैं। एमिटर मतलब वो वाला एमिटर नहीं है ये जो अपन उधर पढ़ते थे 12वीं क्लास में ना, ये वाला एमिटर का मतलब है कि रेडिएटर होते हैं, कि जितनी ज्यादा एनर्जी कोई एब्जॉर्ब कर सकता है तो क्या होगा, देखो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा।
ये जो डायग्राम है इसको याद रखो, अगर इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर लेगा, ये हीट का जो इंसिडेंट है उसका बहुत ज्यादा पार्ट अगर ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और ये रेडिएट भी करेगा फिर उसी हिसाब से, ठीक है। तो इसने बोला, किरचॉफ ने क्या बोला कि गुड एब्जॉर्बर्स आर ऑलवेज गुड रेडिएटर्स। अच्छे एब्जॉर्बर जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, वो अच्छे रेडिएटर भी होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी ब्लैक बॉडीज जो होती हैं अच्छी, वो सब कुछ क्या कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती है और फिर रेडिएट भी कर सकती है। रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, रेडिएट करेंगी। रिफ्लेक्शन अलग चीज है कि वो एब्जॉर्प्शन से पहले ही हो गया है, समझ रहे हो ना, कि एब्जॉर्प्शन तो हुआ ही नहीं, उससे पहले ही रिफ्लेक्ट हो गई, वो अलग चीज है। रेडिएशन का मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद रेडिएट होंगी चीजें। डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको कि रिफ्लेक्शन और रेडिएशन अलग चीज है, ठीक है। तो देखो क्या है कि रिफ्लेक्शन और रेडिएशन क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, तो अब इसके बाद हम आते हैं किरचॉफ्स लॉ, जो कि हम करंट में डिस्कस कर रहे हैं। ये समझो आप कि कोई ऐसी हमने दो बॉडीज ले ली, नॉर्मल बॉडीज, यहां पे डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक। ये एक नॉर्मल बॉडी है और ये एक ब्लैक बॉडी है, ठीक। और ये रूम टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का एक कमरा है जिसमें बिल्कुल बंद किया हुआ है, आइसोलेटेड है सब चीजों से। टी नॉट टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर भी टी नॉट है, इसका टेम्परेचर भी टी नॉट है, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे इनका टेम्परेचर मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गई, टेम्परेचर क्या हो गया इनका भाई, टी नॉट टी नॉट टी नॉट। ये नॉर्मल बॉडी मान लो और ये एनबी और ये ब्लैक बॉडी बीबी, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी हो गई, नॉर्मल बॉडी होगी, टी नॉट टेम्परेचर पे। अब मान लो कि हीट मैंने इनको इंसिडेंट करवाई, क्योंकि ये टेम्परेचर बिल्कुल क्या है सेम है, हीट इंसिडेंट होगी दोनों पे, वो कितनी होगी, क्यू आई और क्यू आई, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं पर यूनिट सेकंड में, मान के चलना है बात कैसे चल रही है, पर यूनिट सेकंड चल रही है, एक सेकंड पे बात चल रही है, हर एक सेकंड पे, ठीक। तो हीट जो इंसिडेंट हुई इस पे हीट आई कितनी, क्यू आई, इस पे आई कितनी, क्यू आई, ठीक है। क्यू आई हीट आ गई। अब देखो क्योंकि ये तो क्या है, ब्लैक बॉडी है और टेम्परेचर अपन ने मेंटेन किया हुआ, बिल्कुल क्या किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है पूरे सिस्टम को। तो ब्लैक बॉडी की खास बात होती है, वो तो जितनी आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब कितना किया, ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, इसने एब्जॉर्ब किया, तो इसके अंदर ही लिख रहा हूं क्यू आई, ठीक है। ये कितना एब्जॉर्ब करेगी भाई, एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती थी, देखो एब्जॉर्प्शन पावर को ए से दिखाते थे, वो होती थी क्यू ए अपॉन क्यू आई, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है इंसिडेंट हीट के कंपैरिजन में, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है किसके कंपैरिजन में, इंसिडेंट। मतलब कि इंसिडेंट जो एब्जॉर्ब हीट होती थी, हीट जो एब्जॉर्ब की जाती थी किसी भी बॉडी के द्वारा, वो क्या होती थी, ए टाइम्स क्यू आई, मतलब क्यू आई का कुछ पार्ट होती थी। ए की वैल्यू हमेशा नॉर्मल बॉडी के लिए तो 0 से 1 के बीच में रहती है और ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है, ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है, तो देखो ये क्यू आई के बराबर ही हो जाएगी क्यू ए, ठीक है। तो मतलब इसने कितनी एब्जॉर्ब करी, ए क्यू आई, ठीक भाई। अब क्योंकि टेम्परेचर मैंने मेंटेन किया हुआ है तो इसने एब्जॉर्ब करी है ए क्यू आई, तो ये वापस से रेडिएट भी करेगा ए क्यू आई, ठीक है भाई। और ये कितनी रेडिएट करेगा, ये रेडिएट करेगा क्यू आई, क्योंकि ये तो ब्लैक बॉडी है, जितनी एब्जॉर्ब करेगा पूरी रेडिएट कर देगा, ठीक है। और ये तो उतनी ही एब्जॉर्ब कर लेगा जितनी इस पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है भाई। अब हम क्या लिखते हैं, हमें लिखनी है मान लो एमिसिव पावर का रेशो, ठीक है। या फिर हम सिंपली ये मान सकते हैं कि हम लिख रहे हैं कि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी लिखना चाहते हैं, तो ब्लैक बॉडी कहां है हमारे पास, ये रही, इसकी एमिसिव पावर लिखनी है मुझे ई बी से, ठीक है। तो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होगी, एमिसिव पावर क्या बताया था कि एनर्जी जो है, एनर्जी जो रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड में। अब ये पर सेकंड में लिखी हुई है सारी एनर्जी, किसमें लिखी हुई है, पर सेकंड में। ये सारी एनर्जीज जो है पर सेकंड में चल रही है, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। तो एनर्जी जो आई रेडिएट करी इसने ब्लैक बॉडी ने, वो है क्यू आई अपॉन ए। अब एनर्जी जो इसने रेडिएट करी ई, यानी कि किसी भी एक नॉर्मल बॉडी ने करी, उसकी इमिसिव पावर कैसे लिखी जाएगी, इसने रेडिएट कितनी करी, ए क्यू आई डिवाइडेड बाय एरिया क्या है भाई, ए, एरिया सेम है, मतलब डायमेंशनली दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है। मैंने बोला नहीं बट बता रहा हूं कि डायमेंशनली ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि पर सेकंड में जो जितना ये रेडिएशन दे रही है, मतलब कि ब्लैक बॉडी है तो ये क्या करेगी, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद जितना एब्जॉर्ब किया है उतना का उतना रिलीज कर देगी, ठीक। इसने क्या किया, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या किया मेंटेन, ये कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगी और वो पार्ट कैसे निकालते हैं हम, एब्जॉर्प्शन पावर से,
QA यानी कि एब्जॉर्ब जो इंसिडेंट रे का जितना पार्ट उसने एब्जॉर्ब किया, इंसिडेंट वेव का जितना पार्ट एब्जॉर्ब किया है, QA अपॉन QI इज इक्वल्स टू A, वहां से हम लिख देते हैं AQI, ठीक। तो E इज इक्वल्स टू आ गया AQI और EB इज इक्वल्स टू आ गया QI अपॉन A। ये क्या है? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी और ये है इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, जिसको मैंने कमरे में रखा हुआ है टेम्परेचर मेंटेन करके, मतलब इक्विलिब्रियम पे। तो अगर यहां से मैं रेशो निकालना चाहूं किसका? E अपॉन EB का, ठीक है। अगर मैं E अपॉन EB का रेशो निकालना चाहूं, E अपॉन EB का मतलब क्या है कि ये है इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी और ये है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये क्या आ जाएगा? देखो इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा अपने पास में AQI अपॉन A डिवाइडेड बाय QI अपॉन A। तो ये कैंसल आउट हो गया। तो प्रैक्टिकली इनका रेशो आया A के बराबर, मतलब कि एब्जॉर्प्शन पावर के बराबर आया। लेकिन मैंने तो लिखा है कि इमिसिव पावर क्या होती है, इमिसिविटी जो होती है वो क्या होती है? E अपॉन EB। और यहां हम बोल रहे हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो होती है E अपॉन EB। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज है E और A दोनों सेम है। देखो E अपॉन EB एब्जॉर्प्शन पावर और इमिसिविटी E अपॉन EB, लेकिन मतलब क्या है? दोनों के अलग अलग है। पहली चीज तो यहां से क्या पता चल रहा है कि बॉडी कितनी अच्छी इमिसिविटी रख रही है, कितना अच्छा इमिसिव कर सकती है रेडिएशन को, कितना अच्छा इमिट कर सकती है, रेडिएट कर सकती है ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में। और यहां पे क्या पता चल रहा है कि भाई मतलब डेफिनेशन वही है लेकिन मीनिंग क्या आ रहा है? एब्जॉर्प्शन। मतलब कि E बराबर A, क्या आ रहा है? E इज इक्वल्स टू A। न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, मीनिंग अलग अलग है। और हमें यहां से भी पता चल जाता है कि भाई अच्छे एब्जॉर्बर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? अच्छे रेडिएटर भी होते हैं, ठीक। तो किरचॉफ लॉ को हम यहां से भी बोल सकते हैं। बाकी उन्होंने क्या किया आगे? उन्होंने ये काम किया कि भाई E अपॉन A जो है ये निकाला उन्होंने, E अपॉन A वो किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आ जाएगा EB के, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के लिए जो इमिसिव पावर है और एब्जॉर्प्टिव पावर है, E क्या है? इमिसिव पावर और ये क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर होगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है E और बाई A दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब सीधा सीधा बात साफ है कि अच्छे एब्जॉर्बर जो है वो अच्छे रिफ्लेक्टर भी होते हैं। यहां से हमें प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी अपन ने खिचड़ी पकाई है पूरा नोट कर लो फटाफट। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे स्टीफन्स लॉ पे, ठीक। तो स्टीफन्स लॉ क्या कहता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टीफन ने एक लॉ दिया, सबसे पहले स्टीफन्स लॉ की बात करते हैं। स्टीफन्स लॉ, स्टीफन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि जो हीट रेडिएट हो रही है पर यूनिट टाइम में वो प्रोपोर्शनल होती है कि किसके प्रोपोर्शनल होती है? कि एरिया कितना है बॉडी का। भाई सोच के देखो, एक छोटा सा इतना सा गरम बॉल कर, एक बॉल इतनी गरम करो और एक इतनी बड़ी बॉल गरम करो सेम टेम्परेचर पे, इससे ज्यादा हीट निकलेगी या इससे? क्लियर सी बात है, रेडिएशन जो है एरिया एक्सपोज के क्या था? प्रोपोर्शनल था। और वो प्रोपोर्शनल था इमिसिविटी के, ठीक है। इमिसिविटी के क्यों प्रोपोर्शनल है? क्योंकि इमिसिविटी होती क्या है कि भाई कितने अच्छे से ये रेडिएट कर रहा है चीजों को, उसी का तो मेजर है ये। तो इमिसिविटी के क्या था? प्रोपोर्शनल था। और प्रोपोर्शनल था T की पावर 4 के कि टेम्परेचर कितना है, ठीक भाई, ये बात सही है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा रेडिएट करेगा, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा तो कम रेडिएट करेगा। मतलब ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, राइट। अब अगर यहां से मैं इसको कंबाइन करना चाहूं तो dQr अपॉन dt, मतलब कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, जिसको मैं P भी बोल सकता हूं, पावर रेडिएटेड, PR पावर रेडिएटेड, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है? पावर होती है। तो इसको हम लिखेंगे कंबाइन करके, लिखेंगे E की पावर T/4 और एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं सिग्मा, जो कि अपना स्टीफन बोल्टमान कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू सिग्मा इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8 याद रख लो बस। ऐसे बीच में पॉइंट लगा देना ना, इतना बड़ा तो नहीं होता है कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बहुत छोटे होते हैं। तो 5, 6, 7, 8 करके याद रख लो। कितना? 5.67 × 10⁻⁸, ठीक। तो 5, 6, 7, 8 से आपको याद भी रह जाएगा। तो सिग्मा EAT⁴, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जेई पूछता है, बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछता है और इसी से हम आगे की चीजें ड्राइव करेंगे। देखो कैसे, बिल्कुल आसान था ना ये तो, कि रेडिएशन जो है कितना ज्यादा हो रहा है किसी बॉडी से, वो डिपेंड करेगा कि बॉडी का एरिया कितना है, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि उसकी इमिसिविटी कितनी अच्छी है, डिपेंड करेगा कि उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब अगर मैं बात करूं
ये सिग्मा की वैल्यू आपने नोट कर लिया, हटा देता हूं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है पर यूनिट टाइम, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन कोई भी बॉडी जो है वो जो हीट एब्जॉर्ब करती है पर यूनिट टाइम, वो किसके बराबर होता है? पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो वो किसके बराबर होगा? देखो सबसे पहले तो वो ये प्रोपोर्शनलिटी लॉ लगाते हैं कि वो एरिया के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। भाई ज्यादा बड़ी अगर कोई बॉडी ले रहे हो तो सारी जितनी ज्यादा हीट आ रही है वो ज्यादा जगह से हीट घेरेगा, छोटी बॉडी होगी वो कम हीट लेगा, तो मतलब कि एरिया पे तो ये भी डिपेंड करेगा। अब ये डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन पावर पे। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं कि कितने अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर सकता है चीजों को, ठीक। उसके बाद किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4 पे। सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4 पे क्यों डिपेंड करेगा? देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां से मुझे ज्यादा हीट मिलेगी, तो ही मैं ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। क्लियर सी बात है, मतलब कि बॉडी से ज्यादा सराउंडिंग का टेम्परेचर होना चाहिए तभी तो मैं एब्जॉर्ब करूंगा। हीट कहां से कहां जाती है भाई? हीट जाएगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। सराउंडिंग का ज्यादा है, मेरा कम है, तभी तो मेरे पास हीट आएगी और मैं एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। अगर मेरा ही टेम्परेचर ज्यादा हो गया सराउंडिंग से तो मेरे से हीट निकलेगी और सराउंडिंग उसको लेगी, मतलब ये कमरा गर्म हो जाएगा, स्क्रीन ज्यादा गर्म हो जाएगी, ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, मैं ठंडा होने लगूंगा। समझे? तो किस पे डिपेंड करेगा? सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। रेडिएशन में बॉडी की जो हीट थी या बॉडी का टेम्परेचर था उस पर डिपेंड क्यों कर रहा था? क्योंकि रेडिएशन में मेरे से हीट जा रही थी, अब एब्जॉर्प्शन में मेरे पास हीट आ रही है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर यहां पे लिखा है। तो इसको अगेन हम क्या करेंगे, फिर से वही स्टीफन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग इसको अक्यूमुलेट करते हैं। तो डी क्यू ए अपॉन डी टी जो है वो क्या हो जाएगा भाई अपने पास में? सिग्मा ए की पावर टी एस इंटू 4, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि ई और ए किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग तो बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं? इसकी वैल्यू क्या होती है? इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी। वैसे तो इसका मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन पावर यानी कि हीट कितनी एब्जॉर्ब करी मैंने डिवाइडेड बाय कितनी इंसिडेंट हुई मुझ पे, लेकिन हमने किरचॉफ लॉ से देखा कि इसकी वैल्यू भी क्या आ रही थी? इमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। किरचॉफ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहां से ए की वैल्यू किसके बराबर रख सकता हूं? ई के बराबर रख सकता हूं, तो बोल दूंगा कि बिकॉज ई इज इक्वल्स टू ए, तो यहां से मैं क्या रख सकता हूं? इसकी जगह ई रख सकता हूं, तो डी क्यू ए अपॉन डी टी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? सिग्मा ई ए टी एस की पावर 4, ठीक है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे पास में क्या आ गए हैं? रिजल्ट्स आ गए हैं भाई, ये और ये, ठीक है। ये पावर रेडिएटेड है, ये पावर एब्जॉर्ब्ड है, तो पी ए से दिखा देते हैं इसको। ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, टर्म्स याद रखनी है, टर्मिनोलॉजी जो भी है सारी याद रखनी है कि पावर एब्जॉर्ब क्या होती है और पावर जो रेडिएट हुई है वो क्या होती है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा और इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। अब पावर रेडिएटेड इतनी है और मतलब हीट इतनी रेडिएट हो रही है पर यूनिट टाइम में और इतनी एब्जॉर्ब हो रही है, तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर का डिफरेंस आया होगा कहीं ना कहीं कि भाई कुछ एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ एमिट हो रही है, ठीक है, रेडिएट हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया होगा ना, ठीक है। तो उसे हम कैसे दिखाते हैं? देखो उस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम डिस्कस करते हैं एज नेट हीट लॉस बोल के, ठीक है। और नेट हीट लॉस क्या होगा कि रेडिएशन कितनी निकली उसमें से अगर मैं घटा दूं एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, ठीक है। तो अगर हीट लॉस की मैं बात करूं, नेट हीट लॉस पर यूनिट टाइम, ये पर यूनिट टाइम बात हो रही है, तो डी क्यू बाई डी टी जो होगा हीट लॉस वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा अपने पास में डी क्यू आर बाई डी टी माइनस डी क्यू ए अपॉन डी टी। अब डी क्यू आर क्यों आगे लिखा? देखो रेडिएट इतनी हुई और आई इतनी, इनका डिफरेंस जो है वही तो हीट लॉस है। मतलब कि मेरे पास आई 50 रेडिएशन, ठीक है, मतलब थॉट लगाते हैं ऐसे ही कि मेरे पास 50 रेडिएशन आई और मैंने रेडिएट कर दी उसमें से 30, तो मैं हीट लॉस कितना हुआ? 50 आई 30 चली गई, ठीक है, तो बची कितनी मेरे पास? 20। समझ रहे हो ना? उस तरह का है कि मतलब मेरे पास आई उसमें से मैंने एब्जॉर्ब करी 50 आई उसमें से एब्जॉर्ब करी 20 और इस तरह से मैंने उसके बाद रेडिएट करी है। ऐसे समझना है कि 100 रेज आई मेरे पास, ठीक है, उसमें से मैंने 100 में से 80 मैंने अपने पास रख ली, ठीक है। इसका मतलब मेरी एब्जॉर्प्शन पावर कितनी हो गई?
8/10 कि मैंने कितनी रखी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट कितनी हुई, 100 में से 80 रख ली। अब 80 मेरे पास आई, उसमें से मैंने कुछ रिफ्लेक्ट कर दी, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं रेडिएट कर दी, ठीक है। अब रेडिएट कर दी और उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो मेरे हीट में क्या करेगा, पता लगाएगा कि पर यूनिट टाइम मेरा कितना लॉस हुआ है। यही तो पता लगाएगा कि हीट लॉस कितनी आई और कितनी गई, वो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया और कितना गया, उन दोनों को माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ है। तो इन दोनों को भाई माइनस कर देते हैं, इसमें से घटा देते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह आता है अपने पास में सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, ठीक है। तो यह आ गया अपने पास में रेट ऑफ हीट लॉस, राइट। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी है, समझो पानी है, ये पानी समझो इसको, ये हीट लॉस कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है मतलब क्या है, हीट इसमें से निकल रही है, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। ये बात तो है भाई, हीट निकल रही है तो टेम्परेचर कम ही हो रहा होगा। अगर इसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा, मान लो कि पानी का टेम्परेचर कभी यहाँ पे 30 डिग्री था, हीट निकलती गई 20 डिग्री हो गया, तो टेम्परेचर घटने पे जो हीट निकलती है उसको क्या कहते हैं हम, MS डेल्टा टी, यही बोलते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, कैलोरीमेट्री मैंने अच्छे से पढ़ा था। और इसको मैं लिखूंगा माइनस साइन के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, सीधी सी बात है, डेल्टा टी नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, ठीक है भाई। अब आगे क्या लिखेंगे, अगर मुझे पूछा जाए कि स्पेसिफिक हीट बताओ उस मटेरियल की जिसमें से इतनी हीट निकली हो, इतना सराउंडिंग का टेम्परेचर हो, इतना टेम्परेचर अपने को बॉडी का दिया गया हो, इतनी उसकी रेडिएशन एमिसिविटी, इतना स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट और इतना एरिया हो, तो कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिख देंगे माइनस टाइम सिग्मा EA, सिग्मा लिखना है यहाँ पे, ई नहीं लिखना है, सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 डिवाइडेड बाय M डेल्टा टी, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये तो अपने पास में आ गई स्पेसिफिक हीट। अगर मुझे डेल्टा टी लिखना है, डेल्टा टी, ये डेल्टा टी बाई dt भी नीचे आएगा, ठीक है। dq की वैल्यू होती है MS डेल्टा टी, dt नीचे आएगा, पर यूनिट टाइम बात चल रही है, तो dt अपॉन स्मॉल dt जो होगा वो बराबर आ जाएगा इसके नीचे MS के, ठीक है। कि टेम्परेचर किस रेट से कम हो रहा है, ये अगर मुझे पूछ लिया जाए कि किस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये वो रेट होगी। फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल फॉर्मूला से पूछा जाता है। इतना सब डिराइव आपको नहीं करना है, ये सब मेरा मोटिव और मेरा पर्पज इसको समझाने का था। कंफ्यूजिंग टर्म्स है, इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूं। मैं फटाफट से फ्लो में भी जा सकता था, लेकिन ये समझ में आ जाए एक बार तो फिर आपका सवाल करना आसान हो जाता है। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पे एक्सप्रेशन कि जो रेट ऑफ, इस माइनस को इधर रख लेता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो पहली बात तो नेगेटिव, मतलब कि टेम्परेचर जो है कम हो रहा है और किस रेट से कम हो रहा है वो मुझे पता चल चुकी है। तो क्या इसे मैं रेट ऑफ कूलिंग बोल सकता हूं? रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है कि किस रेट से अपना जो भी सब्सटेंस है और जो भी मटेरियल है, जो भी बॉडी है वो ठंडा हो रहा है। तो जिस रेट से ठंडा हो रहा है वो सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 डिवाइडेड बाय MS, ठीक है। MS धोनी, ऐसे याद रख लेना, अब जैसे याद रखा जाए ऐसे याद रखो। फॉर्मूला ये है, ठीक है, सिग्मा EA T रेज टू पावर 4 माइनस TS रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय MS, राइट। ये है रेट ऑफ कूलिंग। इसे आपने न्यूटन्स रेट ऑफ कूलिंग के नाम से भी पढ़ा होगा, कहीं पे किसी और नाम से पढ़ा होगा, जो भी है यही है रेट ऑफ कूलिंग। यहीं से सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल पूछा जाएगा, नहीं तो ये सवाल पूछा जाएगा, नहीं तो ये सवाल पूछा जाएगा, और इसी पेज से सवाल पूछा जाएगा, ये बात भी फैक्ट है, ठीक। तो आप नोट करें फटाफट इसको, चाहे वीडियो पॉज करके करें। अपन करते क्वेश्चन कि स्फेरिकल बॉडी है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, रेडिएट्स 450 वॉट पावर एट 500 केल्विन के, टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन, और जो पावर है रेडिएशन की PR वो दे रखी है 450 वाट। तो प्रैक्टिकली ये दे क्या रखा है कि हीट कितनी रेडिएट हो रही है पर यूनिट टाइम। अब ये तो भाई अपन ने, स्टीफन भाई ने बोला था कि जब भी हीट रेडिएट हो ना तो बोल देना सिग्मा EA T की पावर 4, ऐसे बोल देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, आंसर सही आएगा आपका। इफ द रेडियस वर हाफ्ड एंड द टेम्परेचर डबल्ड, कि रेडियस जो है उसकी हाफ कर दो स्फेरिकल बॉडी की और टेम्परेचर डबल कर दो, तो पावर रेडिएट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये तो पावर रेडिएट होगी PR,
अब मैं लिखता हूं डी क्यू आर डैश अपॉन डी टी। जब टेम्परेचर तो कर दूंगा मैं कितना, रेडियस कर दूंगा हाफ और टेम्परेचर कर दूंगा डबल। तो भाई देखो रेडियस करनी हाफ, तो ए की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, ये आएगा अपने पास में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी की पावर 4। टेम्परेचर तो डबल करना है अपन को, राइट। तो ये हो जाएगा अपने पास में भाई सिग्मा कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, पाई आर स्क्वायर, आर को करना है हाफ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4। आर की जगह क्या रख दूंगा, आर डैश की जगह आर बाई 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इसको किससे भाई, मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको टी की पावर 4 से, टेम्परेचर डबल करना है तो 2 टाइम्स टी कर दिया, टेम्परेचर को इसकी पावर 4 कर दी, ठीक है। तो इसकी पावर 4 कर दी। अब देखो इसकी वैल्यू आपके पास है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू है कि पावर जो है ना ये कितनी आ रही है, 450 वॉट आ रही है, ठीक है। तो 450 वॉट आ रही है, तो यहां से टर्म्स निकल जाएंगे, सिग्मा ई पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 की वैल्यू आपके पास है, डिवाइड बाय आ जाएगा 4 इंटू 2 टाइम्स 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो वहां से आप सॉल्व करके निकाल लें, 4 टाइम्स होगा, प्रोबेबली 2000 के आसपास, 450 है ना, तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा अराउंड, ठीक है। वो कैलकुलेशन पार्ट है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब विद अ टंगस्टन फिलामेंट ऑफ पावर 60 वॉट, तो पावर दे रखी है अपन को 60 वॉट, ठीक है। इस टेम्परेचर भी दे रखा है 3000 केल्विन, ठीक है। और बोला गया है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ फिलामेंट भी, एरिया भी दे रखा है भाई, बहुत ही सब कुछ ही दे दिया इसने तो, mm², ठीक है। तो बोला गया है कि इमिसिविटी फाइंड करो, ई, इमिसिविटी क्या होती है, ई। तो इमिसिविटी क्या लिखते हैं हम भाई, हमें पता है अगर पावर की बात कर ली जाए ना, तो अपने पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पावर रेडिएशन जो होती है, पावर रेडिएटेड जो होती है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4। क्या मेरे पास में एरिया है, बिल्कुल है। क्या मेरे पास में टेम्परेचर है, बिल्कुल है। क्या मेरे पास में पावर है, बिल्कुल है। क्या सिग्मा है भाई, बिल्कुल है, 5.687 इंटू 10 टू पावर -8। तो क्या आप ई नहीं फाइंड कर सकते हो, इतना आसान सवाल, P अपॉन सिग्मा ए टी की पावर 4, ये आंसर, इमिसिविटी आ गई, ठीक। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, काफी बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको इंक्लूड करना जरूरी था। कि कॉपर का स्फीयर है सस्पेंडेड इन इवैक्यूएटेड चैम्बर मेंटेन्ड एट 300 केल्विन, कि जो चैम्बर है उसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। स्फीयर को मेंटेन किया गया है 500 केल्विन पे, स्फीयर का टेम्परेचर जो है ये अंदर 500 केल्विन है। बाय हीटिंग इट इलेक्ट्रिकली, मतलब अंदर ही अंदर इसमें कुछ अपन ने ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है जो इसको गर्म करके रखा है, ठीक। तो टोटल ऑफ 210 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू डू इट, कि इतनी पावर चाहिए थी इसको करने के लिए, ठीक है। अब बोला है कि व्हेन द सरफेस ऑफ द कॉपर स्फीयर इज कंप्लीटली ब्लैकेंड, मतलब कि कॉपर स्फीयर जो है, ठीक है, कॉपर स्फीयर कोई सस्पेंड किया हुआ, ये कॉपर स्फीयर है, इसकी सरफेस को पूरा ब्लैक कर दिया, तो 700 वॉट इज नीडेड टू मेंटेन द सेम टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर। तो कैलकुलेट द एमिसिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो पावर होती है, ठीक है, यहां पे कौन सी पावर है, देखो हमें बोला गया है कि टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग क्या है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है 300 केल्विन और इसका टेम्परेचर है अंदर बॉडी का 500 केल्विन, और पावर लग रही है कितनी, 210 वॉट ऐसा करने में, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करने में। तो भाई 210 वॉट जो है क्या वो बराबर होगा अपना सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 के, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। और बाद में क्या होता है, जैसे मैं इसकी सरफेस को क्या कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं, तो ये हो जाता, तो ये एक्ट करने लग जाता है एज अ ब्लैक बॉडी। मान रहे हैं कि ऐसा कभी क्वेश्चन में दिया जाए कि इसकी सरफेस को ब्लैक कर दे, तो उससे क्या होता है कि उसकी एमिसिविटी, उसकी एब्जॉर्बिटी बढ़ जाती है, जिससे हम उसको मान लेते हैं कि एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए चाहिए हमें 700 वाट की पावर। तो अभी भी क्या होगा, सिग्मा ई और ए इंटू टी की पावर 4 माइनस कैलकुलेट एमिसिविटी तो फाइंड करनी है, एमिसिविटी यहाँ पे 1 हो जाएगी इसके केस में, ठीक है, ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। भाई ये डब्ल्यू वॉट लिखा हुआ है, ठीक है, सिग्मा है मेरे पास में, ई फाइंड करना है, एरिया मुझे पता है, उसके अलावा क्या कर, एरिया तो वैसे भी कैंसल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड करना है यार अपन को, ये चीज भी बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगी। कैसे कैंसल आउट हो जाएगी, टी की पावर 4 का मतलब क्या है 500 केल्विन और टी एस की पावर 4 का मतलब क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 300 केल्विन।
तो यहाँ पे 500 की पावर 4, यहाँ पे 300 की पावर 4, यहाँ पे 500 की पावर 4, यहाँ पे 300 की पावर 4, यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो कैंसल आउट हो जाएगी। उसके बाद ई यहाँ पे रह जाए, यहाँ 1 रह जाएगा, सिग्मा से सिग्मा भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, 7 से 21 और 70 भी कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा ई की वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में वो लिखनी है कि क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने कंडक्शन के बाद रेडिएशन को लिंक किया और फिर रेडिएशन को खत्म किया। इससे ज्यादा बाहर आपको कुछ मिलेगा नहीं एग्जाम में। जेईई मेंस में बेसिक लेवल की चीजें पूछी जाती है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए हर एक टर्म का मीनिंग क्या है। उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सवालों को। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।